हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम लोग जो एसएससी सीजीएल 2022 प्रीलिम्स में वन वर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके पार्ट सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट वन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आप अगर चाहें तो उसको चैनल पर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। डायरेक्शंस वही हैं कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखा है, उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से देखना है कि कौन सा उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है। तो सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं। अ वेरी एक्सपेंसिव एंड इलेबोरेटली बिल्ट टॉम्ब। देखो, एक्सपेंसिव होता है महंगा, इलेबोरेटली होता है बहुत ज़्यादा विस्तार से, बिल्ट बनाया हुआ, और टॉम्ब होता है मकबरा। तो इसका अर्थ क्या होगा कि एक बहुत ही महंगा और विस्तार से बनाया हुआ मकबरा, उसको क्या कहेंगे? मॉस्क, मास्टरपीस, मुस्लिम या फिर सिमेट्री। चारों के मीनिंग फटाफट देख लेते हैं। देखो, मॉस्क होता है, आप जानते हैं, मस्जिद, ए बिल्डिंग वेयर मुस्लिम मीट एंड प्रे। एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर मुस्लिम्स मिलते हैं और प्रे करते हैं, जैसे कि ये है एक मॉस्क। चलिए, मास्टरपीस होता है एन आर्ट वर्क ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी, एक बहुत ही ज़्यादा उच्चतम गुणवत्ता के साथ बनाया हुआ हस्तकला या फिर आर्ट वर्क, जैसे कि ये है मोनालिसा की पेंटिंग। इसको एक बहुत ही ज़्यादा मास्टरपीस माना जाता है। नेक्स्ट है मुस्लिम, एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग हाउसिंग अ टॉम्ब, एक ऐसी आकर्षक या प्रभावशाली बिल्डिंग जिसके अंदर मकबरा हो, जैसे कि ताजमहल है, आकर्षक भी है और इसके अंदर मकबरा भी है, यानी कि कबर भी है। नेक्स्ट है सिमेट्री, ए प्लेस वेयर डेड पीपल आर बरीड, एक ऐसा जगह जहाँ पर जो मृत लोग हैं उनको दफनाया जाता है, जिसको हिंदी में कब्रिस्तान कहते हैं, जैसे कि ये है। तो अब आप खुद सोचो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? मस्जिद, एक मास्टरपीस, मुस्लिम या फिर सिमेट्री। ऑब्वियसली हमने पढ़ा है कि मुस्लिम इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस मदर, खुद की माता जी को मारने को क्या कहते हैं? मैट्रिसाइड, होमिसाइड, अक्सोरिसाइड या रेजिसाइड। चारों के मीनिंग देखेंगे। मैट्रिसाइड होता है मर्डर ऑफ वंस मदर, खुद की माता जी को मारने की क्रिया मैट्रिसाइड कहलाती है। तो आंसर तो हमारा यही है, फिर भी हम बाकी तीनों के मीनिंग देख लेते हैं। होमिसाइड होता है मर्डर ऑफ अ मैन और वुमेन, किसी आदमी अथवा औरत की हत्या को होमिसाइड बोला जाता है। अक्सोरिसाइड होता है खुद की वाइफ को मारने की क्रिया, और रेजिसाइड होता है राजा अथवा रानी को मारना। तो करेक्ट आंसर इज मैट्रिसाइड। नेक्स्ट देखते हैं। एन एक्सेसिवली इंटेंस डिज़ायर फॉर रिटर्निंग टू द पास्ट और लॉस्ट कंडीशंस। एक्सेसिवली होता है अत्यधिक और इंटेंस होता है तीव्र, डिज़ायर इच्छा। तो एक अत्यधिक तीव्र इच्छा किस चीज़ की? फॉर रिटर्निंग टू पास्ट, यानी कि भूतकाल में जो समय गुजर चुका उसको उसमें जाने की अत्यधिक तीव्र इच्छा, या फिर लॉस्ट कंडीशंस में, यानी कि जो समय निकल चुका उनको दोबारा से जीने की इच्छा, उसको क्या कहते हैं? नॉस्टैल्जिया, पैरानोआ, ग्लिटरेटी या फिर अफेक्शन। मीनिंग देख लेते हैं चारों के। देखो, नॉस्टैल्जिया होता है एन एक्सेसिवली सेंटिमेंटल यर्निंग फॉर रिटर्निंग टू द पास्ट पीरियड, पुराने समय में लौटने की अत्यधिक तीव्र मानसिक इच्छा या फिर पुकार। ठीक है, जैसे कि ये महिला बूढ़ी हो चुकी हैं और ये अपने पुराने समय को याद कर रही हैं, जो इनका गोल्डन पीरियड था, उसको ये लौटने, मतलब इस क्रिया को बोला जाएगा नॉस्टैल्जिया। पैरानोआ होता है ए टाइप ऑफ मेंटल इलनेस, एक प्रकार की दिमागी बीमारी, इन विच, जिसमें यू रॉन्गली बिलीव, आप गलत तरीके से ऐसा विश्वास करते हैं, दैट अदर पीपल, की दूसरे लोग, वांट टू हार्म यू, तुमको दूसरे लोग हानि पहुंचाना चाहते हैं। जैसे कि ये सज्जन हैं और हालांकि इनके आसपास कोई नहीं है, लेकिन ये अज्यूम कर रहे हैं कि हर आदमी इनको नुकसान पहुंचाना चाहता है। नेक्स्ट देखते हैं। ग्लिटरेटी होता है फैशनेबल, रिच एंड फेमस पीपल, ये उन लोगों को रेफ़र करता है जो कि फैशन से रिलेटेड होते हैं, रिच होते हैं और फेमस, प्रसिद्ध होते हैं। जैसे कि ये पिक्चर आपको रेफ़र करती है ऐसे लोगों को। नेक्स्ट, अफेक्शन होता है ए फीलिंग ऑफ लाइकिंग समबडी, जिसको अफेक्शन को बोला जाता है प्रेम या फिर कहें तो मोह, स्नेह। तो अब आप खुद सोचिए कि पास्ट कंडीशन में पहुंचने की जो हमारी इंटेंस डिज़ायर है उसके लिए क्या होगा? ऑब्वियसली नॉस्टैल्जिया इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। एग्जिस्टिंग इन अ लैंड
फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट। तो इसका मतलब हो जाएगा एग्जिस्टिंग होता है बने रहना या उस समय से वहाँ पर निवास करना। एग्जिस्टिंग इन अ लैंड, किसी ऐसे जगह पर रहना, फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम, बहुत शुरुआत से, जब से जीवन का या जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई है तब से किसी जगह पर रहना, या फिर तब से जब कॉलोनिस्ट वो व्यक्ति होता है जो किसी कॉलोनी में आकर के रहता है। जैसे अंग्रेज या और दूसरी कंट्रीज़ थी, जैसे कि पोर्चुगीज़ थे, फ्रेंच थे, उन्होंने अपनी अपनी कॉलोनी बनाई हुई थी, तो वहाँ पर आकर के जो लोग रहते हैं उनको कॉलोनिस्ट बोला जाता है। पुरातन समय से रहते आने की क्रिया, या फिर जब कॉलोनिस्ट आए किसी जगह पर, उससे भी पहले अगर जो कोई रह रहे थे उन लोगों को क्या बोला जाएगा? नेटिव, एंशिएंट, ओरिजिनल या फिर एबोरिजिनल। चारों के मीनिंग देखते हैं। देखो कॉलोनिस्ट का देखते हैं सबसे पहले ना। ए पर्सन हु गोज टू लिव इन अ कंट्री दैट हैज़ बिकम अ कॉलोनी। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी ऐसी कंट्री में, ऐसे देश में रहने जाता है जो कि कॉलोनी बन चुकी है, उसको कॉलोनिस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट, नेटिव, कनेक्टेड विद द पीपल वेयर यू वर बोर्न और हैज़ ऑलवेज लिव्ड। ऐसे लोगों से संबंधित जहाँ, या ऐसी जगह से संबंधित, ऐसी जगह को नेटिव प्लेस बोला जाता है जहाँ पर आप पैदा हुए हों या फिर हमेशा रहे हों। तो जैसे कि जो आपका गांव है या जहाँ आपका जन्म हुआ, उस जगह को छोड़ करके आप कहीं रह रहे हैं तो आप अपनी उस जगह को रेफ़र करने के लिए बोलेंगे नेटिव प्लेस। एंशिएंट होता है वेरी ओल्ड, और ओरिजिनल होता है बिफोर एनी चेंजेस, जिसको बोला जाता है मूल, कि उसमें जो सबसे रॉ था उसके बाद उसमें जो चेंज हुए उससे पहले की जो ओरिजिनल वाला पार्ट है उसको ये रेफ़र कर रहा है। नेक्स्ट, एबोरिजिनल, ए मेंबर ऑफ अ रेस ऑफ पीपल, ऐसे लोगों की नस्ल का एक सदस्य है। कैसे लोग? हु वर द फर्स्ट पीपल, जो कि पहले लोग थे, टू लिव इन अ कंट्री, किसी देश में रहने वाले। और फिर आगे कह रहे हैं बिफोर एनी कॉलोनिस्ट अराइव्ड, और ऐसी जगह जहाँ पर वो उस समय से भी रह रहे थे जबकि जहाँ पर कोई कॉलोनिस्ट पहली बार आए थे। तो करेक्ट आंसर है एबोरिजिनल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टुडे माई डैड विल टीच मी हाउ टू मेक अ स्मॉल शेल्टर फॉर माई डॉग। पहले इसकी डायरेक्शन देखो आप लोग। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स। देखो अंडरलाइन वर्ड्स ये था, स्मॉल शेल्टर फॉर माई डॉग। तो अब आप खुद बताओ कि इन जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं इनको सब्स्टिट्यूट कौन सा वर्ड कर सकता है? शेड, कैनल, बरो या फिर कैनाल। चारों के मीनिंग देखते हैं पहले। शेड होता है ए स्मॉल बिल्डिंग दैट इज़ यूज्ड फॉर कीपिंग थिंग्स और एनिमल्स इन। देखो जैसे कि ये है बाड़ा, एक ऐसी छोटी बिल्डिंग जिसका यूज़ किया जाता है चीज़ों को या फिर जानवरों को रखने के लिए। कैनल होता है ए स्मॉल हाउस फॉर अ डॉग, जैसे कि ये है डॉगी के लिए जो उसका घर बना दिया जाता है उसको कैनल बोलते हैं। बरो होता है ए हॉल इन द ग्राउंड, ज़मीन में किया हुआ एक छेद, मेड बाय सर्टेन एनिमल्स, कुछ निश्चित जानवरों के द्वारा, जैसे कि रैबिट्स, इन विच दे लिव, जिसमें वो लोग रहते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं मांद। जैसे कि ये खरगोश इस मांद में रहता है जिसको बोला जाएगा बरो। नेक्स्ट, कैनाल आप लोग जानते ही हैं, नहर को बोला जाता है। वापस से आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो शेल्टर फॉर माई डॉग के लिए क्या होना चाहिए? ऑप्शन सेकंड, कैनल इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्सेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग। एक्सेंट्रिक का मतलब होता है स्ट्रेंज। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मिसंथ्रोप, गोमे, न्यूमिस्मेटिस्ट और बहीमिया। चारों के मीनिंग देख लेते हैं। मिसंथ्रोप होता है समवन हु हेट्स अदर पीपल, दूसरे लोगों से जो नफरत करते हैं वो कहलाते हैं मिसंथ्रोप। गो में आपको पहले भी फर्स्ट पार्ट में भी हम 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। एक ऐसा आदमी होता है गो में जो खाने को एंजॉय भी बहुत ज़्यादा करता हो और उसके बारे में जानता भी हो, उसको बोला जाता है गो में। न्यूमिस्मेटिस्ट होता है समवन हु कलेक्ट्स और स्टडीज़ कॉइन्स एंड मेडल्स, जो सिक्कों और मेडल को कलेक्ट भी करता हो और उनका अध्ययन भी करता हो, रुचि रखता हो, उस व्यक्ति को बोला जाता है न्यूमिस्मेटिस्ट। फिर आता है बहीमिया, एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। अनकन्वेंशनल होता है गैर पारंपरिक, तो जो अलग तरीके से जीवन जीते हैं उनको बहीमिया बोला जाता है। अब इन चारों में देखो आप कि एन एक्सेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग के अगेंस्ट कौन सा जो आप ऑप्शन यूज़ करोगे वो इन चारों में से कौन सा रहने वाला है?
तो अभी जो हमने डिस्कशन किया उसके आधार पर बहेमिया इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय अ विल, तो वो ज़मीन जायदाद जो किसी और को दी जाती है, किसी और के लिए छोड़ दी जाती है, किसके माध्यम से? एक विल के। विल होता है जब कोई व्यक्ति अपने अंतिम समय में लोगों को ये उत्तराधिकार देता है कि भाई मेरे मरने के बाद मेरी फला प्रॉपर्टी इस व्यक्ति को जाएगी, तो वो जो डॉक्यूमेंट रहता है वो होती है विल। अब ऑप्शन दिए हैं लेक्सिकल, लेजेंड, लेजर और लेगेसी। चारों के मीनिंग देख लेते हैं। लेक्सिकल होता है रिलेटिंग टू द वोकेबलरी ऑफ अ लैंग्वेज, किसी भाषा की वोकेबलरी। वोकेबलरी होता है शब्द संग्रह या शब्दकोश, शब्दकोश से संबंधित जो है उसको लेक्सिकल बोला जाएगा। लेजेंड होता है एन ओल्ड स्टोरी विच मे और मे नॉट बी ट्रू, एक कोई पुरानी कहानी जो सत्य हो भी सकती है या फिर नहीं भी, इसको हिंदी में बोला जाता है दंत कथा। लेजर होता है बही खाता, ए बुक इन विच एन इंस्टीट्यूशन, एक बुक जिसमें कोई संस्था रिकॉर्ड करती है द मनी, जो पैसा ये देती है या फिर प्राप्त करती है, लेजर बोला जाता है। लेगेसी मनी और प्रॉपर्टी लेफ्ट टू अ पर्सन बाय समवन हु हैज़ डाइड, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि लेगेसी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स हैविंग अ पर्टिकुलर शेप, तारों का एक समूह जिसकी कोई निश्चित शेप हो, उसको क्या बोलेंगे? ऑर्बिट, गैलेक्सी, प्लैनेट या फिर कॉन्स्टलेशन। चारों के मीनिंग देखते हैं एक बार पहले। ऑर्बिट होता है एक कर्व्ड पाथ टेकन बाय अ प्लैनेट, एक कोई कर्व्ड पाथ की बात हो रही है जो कि एक प्लैनेट लेता है एज इट मूव्स, जैसे कि ये चलता है, जब ये चलता है अराउंड अनदर प्लैनेट, स्टार, मून एट्सेट्रा। इसको हिंदी में कक्षा बोला जाता है। तो जिसमें कोई एक प्लैनेट किसी दूसरे के प्लैनेट या फिर स्टार या फिर मून के जैसे चक्कर लगाता है, तो जिस तरीके से वो, जिस रास्ते से वो चक्कर लगाता है उसको बोला जाता है कक्षा या फिर ऑर्बिट। जैसे कि ये जो पिक्चर है ये रिप्रेजेंट करती है यहाँ से ऐसे ऑर्बिट को। चलिए नेक्स्ट, गैलेक्सी होता है एनी ऑफ द लार्ज सिस्टम ऑफ स्टार्स, आकाशगंगा बोला जाता है, जैसे कि ये है। प्लैनेट जानते ही हैं आप, ग्रह, ए वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट मूव्स अराउंड द सन और अनदर स्टार, जैसे कि ये सब ग्रह हैं। कॉन्स्टलेशन होता है ए ग्रुप ऑफ स्टार दैट फॉर्म्स अ पैटर्न, कर लीजिए इसको, एक तारों का समूह जो कोई निश्चित पैटर्न बनाते हैं, जैसे कि ये है, ये एक ग्रुप ऑफ स्टार्स है जो कि एक पैटर्न बना रहा है। तो अब वापस से आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आप बताइए कौन सा आंसर होना चाहिए? ऑप्शन 4 कॉन्स्टलेशन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ए स्मॉल आइलैंड, क्लोजेट, आइलेट, लगून या फिर इस्मस। इसमें TH साइलेंट है और इसको बोला जाता है इस्मस। इनके चारों के मीनिंग देख लेते हैं। क्लोजेट होता है ए लार्ज कबर्ड दैट इज़ बिल्ट इनटू अ रूम, एक बड़ा कबर्ड, एक बड़ी अलमारी जो कि किसी कमरे में बनाया जाता है, जैसे कि कबर्ड है, इसको अगर किसी कमरे में फिट कर देंगे या बना देंगे तो ये क्लोजेट हो जाएगा। आइलेट होता है ए वेरी स्मॉल आइलैंड, जैसे कि ये है। लगून होता है ए लेक ऑफ साल्ट वाटर दैट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय लैंड और रॉक, एक लेक, एक झील, किस चीज़ की? साल्ट वाटर, खारे पानी की एक झील जो कि सेपरेटेड फ्रॉम द सी, जो कि समुद्र से अलग हुई है। कैसे? या तो सैंड की वजह से या फिर रॉक की वजह से, जैसे कि ये है, देखो ये यहाँ ये मेन समुद्र है और ये जो है ये लेक है और ये इस वजह से अलग हुई हुई है इससे। इस्मस, इन नैरो पीस ऑफ लैंड, जमीन का एक संकरा, नैरो होता है संकरा या वेरी स्मॉल, संकरा टुकड़ा, विद वाटर ऑन ईच साइड, जिसके दोनों तरफ पानी हो, और दैट जॉइंस टू लार्जर पीस ऑफ लैंड। कैसे? देखो ये दो पीस हैं, इनको ज्वाइन कर रहा है और इसके दोनों तरफ पानी भी है और इस पोर्शन को बोला जाएगा इस्मस। वापस से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए स्मॉल आइलैंड क्या होना चाहिए? आंसर आपका ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर, आइलेट। नेक्स्ट देखते हैं, ए ह्यूज बिल्डिंग विद अ स्पेशियस एरिया टू हाउस एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट होते हैं वायुयान, यानी कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जिसमें हो बहुत ज़्यादा एरिया, किस लिए? ताकि उसमें एयरक्राफ्ट खड़े करे जा सकें। तो क्या होगा? हैंगर, हाउस, हैंगर, एयरपोर्ट। चारों के मीनिंग देख लेते हैं पहले। हैंगर होता है एन ऑब्जेक्टिव विद अ हुक दैट इज़ यूज फॉर हैंगिंग अप क्लॉथ्स इन अ कबर्ड, जैसे कि ये, इसको हैंगर बोला जाता है।
चलिए, हाउस आप जानते ही हैं, घर होता है। हैंगर, ए बिग बिल्डिंग वेयर प्लेन्स आर केप्ट, एक बड़ी बिल्डिंग जहाँ पर प्लेन्स को रखा जाता है। जैसे कि ये एक बड़ी बिल्डिंग है और इसके अंदर ये प्लेन है, इसको बोला जाएगा हैंगर। देखिए दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग ऑलमोस्ट सेम है, केवल एक शब्द का अंतर है और मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। एयरपोर्ट होता है ए प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट कैन लैंड एंड टेक ऑफ एंड दैट हैज़ बिल्डिंग्स फॉर पैसेंजर्स टू वेट इन, एक ऐसी जगह जहाँ पर एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हैं और उड़ान भर सकते हैं और वहाँ पर पैसेंजर्स को, यात्रियों को वेट करने के लिए, बिल्डिंग, बैठने के लिए एक बिल्डिंग भी होती है। जैसे कि ये एक एयरपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वापस से क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, तो आप खुद सोचिए कि आपका आंसर क्या होना चाहिए, एक ऐसी जगह को रिप्रेजेंट जो करे जहाँ पर एयरप्लेन, एयरक्राफ्ट आप खड़े कर सकें। तो हैंगर, ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अलाउंस, भत्ता गिवन टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, जब किसी पति पत्नी का अलगाव होता है, सेपरेशन होता है, वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, तब किसी पति के द्वारा पत्नी को दिया जाने वाला जो भत्ता होता है उसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। एलेगरी, एलिमनी, एडवोकेसी या फिर एफिडेविट। चारों के मीनिंग देख लेते हैं। एलिगरी होता है स्टोरी, एक ऐसी कहानी, इन विच, जिसमें ईच कैरेक्टर, प्रत्येक जो पात्र है, इज़ अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया और क्वालिटी सच एज ट्रूथ, इविल एट्सेट्रा। तो कोई ऐसी कहानी जिसमें प्रत्येक कैरेक्टर किसी क्वालिटी या फिर विचार, जैसे कि अच्छाई, बुराई, इनको रिप्रेजेंट करता है, वो कहलाई जाएगी एलिगरी। जैसे कि शक्तिमान में शक्तिमान अच्छाई को रिप्रेजेंट करता था और तमराज किल्विश बुराई को। नेक्स्ट है एलिमनी, मनी दैट यू हैव टू पे टू योर फॉर्मर वाइफ और हस्बैंड आफ्टर गेटिंग डाइवोर्स्ड। डाइवोर्स के बाद में वो धनराशि जो कि आपको अपने पूर्व पत्नी या पति को देनी है, पड़ती है, वो एलिमनी कहलाई जाएगी। एडवोकेसी होता है द गिविंग ऑफ पब्लिक सपोर्ट टू एन आइडिया, किसी एक विचार को सामाजिक तौर पर या फिर लोगों के बीच में सपोर्ट देना। नेक्स्ट है एफिडेविट, शपथ पत्र, ए रिटन स्टेटमेंट दैट यू से ऑफिशियली इज़ ट्रू। ठीक है, शपथ पत्र आप जब दाखिल करते हैं तो उस शपथ पत्र को बोला जाता है एफिडेविट। आप खुद सोचिए कि आंसर क्या होना चाहिए, तो एलिमनी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्मल, औपचारिक, फॉरगिवनेस, क्षमा, ऑफ अ पर्सन्स सिंस, सिंस होता है अपराध या फिर पाप, किसी व्यक्ति के पापों की औपचारिक क्षमा, क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूशन, एब्ल्यूशंस, एब्सोलूटिज्म या फिर फॉरगिवनेस। देखते हैं चारों के मीनिंग। एब्सोल्यूशन होता है ए फॉर्मल स्टेटमेंट, एक औपचारिक वक्तव्य है, दैट अ पर्सन इज़ फॉरगिवन, कि एक व्यक्ति को माफ़ कर दिया गया है, किस लिए, फॉर वॉट ही और शी हैज़ डन रॉन्ग, जो भी उसने गलत किया है उसके लिए उसको जो माफ़ कर दिया गया है उसके बारे में एक फॉर्मल स्टेटमेंट को एब्सोल्यूशन बोला जाता है। नेक्स्ट एब्ल्यूशंस, द एक्ट्स ऑफ वॉशिंग योर सेल्फ क्लीन, खुद को बहुत अच्छे से साफ करने की क्रिया एब्ल्यूशंस कहलाया जाएगा। नेक्स्ट एब्सोलूटिज्म होता है पॉलिटिकल सिस्टम, एक ऐसी राजनीतिक सिस्टम इन विच, जिसमें ए सिंगल रूल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैज़ कंप्लीट पावर ओवर द कंट्री, जिसमें एक ही पार्टी, एक ही ग्रुप या फिर कोई सिंगल नियम का ही पूरे देश के ऊपर एकाधिकार हो, उसको एब्सोल्यूटिज्म बोला जाता है, उस सिस्टम को। फॉरगिवनेस आप जानते हैं, द एक्ट ऑफ फॉरगिविंग, किसी को क्षमा करने की क्रिया। तो अब आप खुद सोचिए, देखिए एब्ल्यूशंस और एब्सोल्यूटिज्म ये तो नहीं होंगे, और फर्स्ट और फोर्थ में भी जो सबसे सटीक बैठ रहा है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट, एब्सोल्यूशन ही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, होल्डिंग ऑन टू समथिंग और कीपिंग एन ओपिनियन विद डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ निश्चय, यानी कि किसी व्यक्ति अथवा ओपिनियन, राय को बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ पकड़ के रखना, तो उसको क्या बोला जाएगा, टिनेशियस, ग्रेशियस, ऑब्नॉक्शियस या फिर लोक्वाशियस। चारों के मीनिंग देख लेते हैं। टिनेशियस कहता है नॉट लाइकली टू गिव अप और टू लेट समथिंग गो, डिटरमाइंड। गिव अप होता है त्यागना और लेट समथिंग गो मतलब जाने देना, तो जो बिल्कुल मतलब त्यागने के या फिर न जाने देने के मूड में हो उसको बोला जाता है टेनेशियस, और या फिर डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय जो हो उसको टेनेशियस बोला जाता है। ग्रेशियस होता है पोलाइट, विनम्र। ऑब्नॉक्शियस होता है एक्सट्रीमली, अत्यधिक। अनप्लेजेंट होता है, प्लेजेंट होता है प्रिय, खुशमिजाज, जो दिल को खुश करने वाला हो, और अनप्लेजेंट होता है घृणित,
जिसको देख करके मन में घृणा उत्पन्न हो। तो ऑब्नॉक्शियस हो जाएगा एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, और लोक्वाशियस हो जाएगा टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बात करने वाला, बातूनी। तो आप खुद सोचिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ए परफेक्शनिस्ट, जो हर काम को परफेक्ट तरीके से करता हो, उसको क्या बोला जाएगा। एम्बीडेक्स्ट्रस, ओमनिशिएंट, ऑप्टिमिस्ट या फिर मेटिकुलस। चारों के मीनिंग देखते हैं। देखो, एम्बीडेक्स्ट्रस होता है एबल टू यूज़ बोथ हैंड्स इक्वली वेल, ऐसा कोई व्यक्ति जो कि अपने दोनों हाथ एक साथ यूज़ कर सकता हो, जैसे कि ये महिला कर रही हैं, या फिर जैसे कि 3 इडियट्स में जो प्रिंसिपल साहब थे सहस्त्रबुद्धि, उन्होंने किया था। ओमनिशिएंट होता है वन हु नोज़ एवरीथिंग, सर्वज्ञ बोला जाता है इसको। अगर डिटेल में बात करें तो ऐसा कोई जो कि हर कुछ जानता हो, जो कि ईश्वर के लिए यूज़ किया जाता है 3 वर्ड कि गॉड इज़ ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान, ओमनीप्रेजेंट, सर्वव्यापी, और ओमनिशिएंट, सर्वज्ञ। चलिए, ऑप्टिमिस्ट होता है समवन हु ऑलवेज बिलीव्स, ऐसा कोई जो हमेशा ये विश्वास रखता है कि गुड थिंग्स विल हैपन, कि अच्छी चीज़ होंगी। तो आपको भी ऑप्टिमिस्ट रहना है कि भाई आपका सिलेक्शन होके रहेगा, बशर्ते कि आप बहुत मेहनत से और ईमानदारी से पढ़ाई करें। जो हमारा पिक्चर है वो कहती है कि कुछ लोग तो होते हैं पैसिमिस्ट और कुछ होते हैं ऑप्टिमिस्ट। तो जो पॉजिटिव सोच रखते हैं वो ऑप्टिमिस्ट, और जो नेगेटिव सोच रखते हैं वो होते हैं पैसिमिस्ट। मेटिकुलस होता है गिविंग और शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, बहुत ज़्यादा सावधानी से किया गया काम मेटिकुलस, डिटेल में किया गया काम मेटिकुलस कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर आमिर खान का फ़ोटो मैंने यूज़ किया है, क्योंकि आमिर खान को परफेक्शनिस्ट बोला जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो ऐसा बोला जाता है कि वो अपनी हर पिक्चर में हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में जा करके करते थे। तो आप मेटिकुलस को इस तरीके से ध्यान दे सकते हैं कि जो बहुत डिटेल में काम किया गया हो वो होता है मेटिकुलस। तो वापस से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ए परफेक्शनिस्ट होगा आपका मेटिकुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए रूम, एक ऐसा कक्ष वेयर डेड बॉडीज़, जहाँ पर जो मृत शरीर हैं, आर कैप्ट रखे जाते हैं अंटिल बरियल, जब तक कि वो दबाए नहीं गए हों या दफनाए जाने से पहले जहाँ पर मृत शरीर रखे जाते हैं उस कक्ष को क्या बोलते हैं। म्यूजियम, मॉर्चरी, सफारी या फिर सैनेटोरियम। चारों के मीनिंग देखते हैं। म्यूजियम होता है ए बिल्डिंग, एक ऐसा कक्ष वेयर कलेक्शंस, संग्रह ऑफ वैल्यूएबल, कीमती और इंटरेस्टिंग, आकर्षक वस्तुएं जहाँ पर रखी जाती हों और लोगों को दिखाई जाती हों, तो उसको बोला जाता है म्यूजियम या फिर संग्रहालय। जैसे कि ये पिक्चर रिप्रेजेंट कर रही है एक संग्रहालय को। मोर्चरी होता है एक रूम वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर दे आर बरीड और बर्न, जहाँ पर मृत शरीर दफनाए या फिर जलाए जाने से पहले रखे जाते हैं, उसको मोर्चरी बोला जाता है। जैसे कि ये मोर्चरी को रिप्रेजेंट कर रहा है फोटो। नेक्स्ट, सफारी, ए ट्रिप टू सी और हंट वाइल्ड एनिमल्स, एक ऐसी ट्रिप जिसमें जो जंगली जानवर हैं उनको देखा जा सके या फिर उनका शिकार किया जा सके। जैसे कि ये है एक सफारी को रिप्रेजेंट करती हुई पिक्चर। सैनेटोरियम होता है ए टाइप ऑफ हॉस्पिटल, एक प्रकार का हॉस्पिटल जहाँ पर पेशेंट्स हु नीड अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट, जिनको ज़्यादा समय के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, फॉर एन इलनेस कैन स्टे। तो एक ऐसी जगह जहाँ पर वो पेशेंट्स, वो बीमार व्यक्ति जिनको अपनी बीमारी ठीक करने के लिए ज़्यादा समय के लिए हॉस्पिटलाइज रहने की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसी जगह को बोला जाता है सैनेटोरियम, जैसे कि ये पिक्चर रिप्रेजेंट कर रही है। वापस से आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो मोर्चरी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फेल टू नोटिस, इग्नोर, कंडन एन ऑफेंस एटसेट्रा, यानी कि इसका मतलब होगा कि किसी चीज़ को नोटिस करने में फेल हो जाना या फिर नोटिस ना करना, इग्नोर कर देना, उसको अनदेखा कर देना। कंडन होता है माफ़ कर देना। तो उसके लिए 4 इन्होंने दिए हैं हमको, ओवरलुक, ओवरलाई, ओवरलॉन्ग या फिर ओवरली। चारों के मीनिंग देखते हैं। ओवरलुक होता है टू फेल टू सी और नोटिस समथिंग, अनदेखा कर देना। तो यही आपका करेक्ट आंसर है, ओवरलुक। फिर भी तीनों देख लेते हैं। ओवर और लाई, लाई ऑन द टॉप ऑफ समथिंग, तो किसी चीज़ के ऊपर पड़े रहना या लेट जाना, वो होता है ओवरलाई। ओवरलॉन्ग होता है लॉन्गर देन यूजुअल, सामान्य से ज़्यादा जो अधिक समय का हो, ज़्यादा लंबा हो, उसको ओवरलॉन्ग बोला जाता है। ओवरली होता है एक्सेसिवली, अत्यधिक। तो आप खुद सोचिए क्या होना चाहिए आपका आंसर। पहले ही बता चुके हैं ओवरलुक।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द एक्शन ऑफ डैमेजिंग द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन, किसी व्यक्ति की जो मान सम्मान है उसको डैमेज करने की, उसको मिटाने की या फिर उसको कलंकित करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? डिफेमेशन, डेलीगेट, डिफेक्शन या फिर डीजनरेशन। मीनिंग देख लेते हैं। डिफेमेशन होता है द एक्शन ऑफ डैमेजिंग द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट डेलीगेट समझ लेते हैं। ए पर्सन हु हैज़ बीन चूजन टू स्पीक और टेक डिसीजन फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली एट अ मीटिंग, प्रतिनिधि बोला जाता है इसको। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो कि लोगों के समूह के द्वारा चुना गया है ताकि वो जो है उनके डिसीजन के बारे में, ताकि वो उनके बारे में बोल सके या उनके बिहाफ पे बोल सके। ठीक है। नेक्स्ट डिफेक्शन होता है दल बदल, द एक्ट ऑफ लीविंग अ कंट्री, पॉलिटिकल पार्टी एट्सेट्रा टू गो टू अनदर वन। तो किसी देश को या फिर पॉलिटिकल पार्टी इत्यादि को छोड़ने की प्रक्रिया ताकि वो दूसरे दल में जा सके, किसी एक पार्टी से छोड़ करके दूसरी पार्टी में जा सके, उसको डिफेक्शन बोला जाता है। डीजनरेशन होता है डिक्लाइन या फिर घटना, कम होना। तो आप खुद सोचिए, डिफेमेशन इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। कैंसल और डू अवे विद ए लॉ और एग्रीमेंट, किसी चीज़ को रद्द कर देना या फिर डू अवे विद भी होता है रद्द कर देना, कोई नियम या फिर कोई समझौता, उसको क्या बोलेंगे? अल्टीमेशन, एब्रोगेट, प्रोरोगेशन और फिर कैंसिलेशन। मीनिंग देखते हैं। अल्टीमेशन होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अल्टीमेट, तो अल्टीमेट होने की प्रक्रिया को बोला जाता है अल्टीमेशन। और अल्टीमेट का अर्थ चाहे तो आप अंतिम भी होता है, महानतम भी होता है, ग्रेट भी होता है, ग्रेटेस्ट भी होता है। तो फिलहाल के लिए आप यही समझिए, द स्टेट ऑफ बीइंग अल्टीमेट इज़ अल्टीमेशन। नेक्स्ट एब्रोगेट होता है रिपील होता है रद्द करना, मिटा देना। प्रोरोगेशन होता है द एक्ट ऑफ टेम्पोररीली स्टॉपिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ अ लेजिस्लेचर होता है विधायिका, जहाँ पर कानून बनते हैं। तो किसी विधायिका की जो एक्टिविटीज़ हैं, क्रियाकलाप हैं, उनको अस्थायी रूप से रोकने की, टेम्पररी होता है अस्थायी रूप से रोकने की क्रिया को प्रोरोगेशन बोला जाता है। और कैंसिलेशन होता है डिसीजन टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम टेकिंग प्लेस। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि एक पहले भी क्वेश्चन में था फॉरगिवनेस था यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, और नीचे भी फॉरगिवनेस आंसर था, और यहाँ पर भी कैंसिल है और इसमें भी ऑप्शन कैंसिलेशन दिया है। तो एसएससी इस तरह के आसान क्वेश्चन नहीं पूछती है कि अपने ही क्वेश्चन में वो आंसर दे दे। तो आपको बहुत सतर्क होकर के आंसर चूज़ करना है। कैंसिलेशन तो बिल्कुल नहीं होगा इसका, क्योंकि कैंसिलेशन का अर्थ होता है डिसीजन टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम टेकिंग प्लेस, होने से रोकने का डिसीजन लेना कैंसिलेशन कहलाता है। और जबकि यहाँ पर हम किसी चीज़ को रद्द करने की बात कर रहे हैं, तो एब्रोगेट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एन एक्सैजरेटेड स्टेटमेंट नॉट टू बी टेकन सीरियसली और लिटरली। हाइपोक्रेसी, हिपोक्रेट्स, हाइपरबली या फिर हाइपरटेक्स्ट, चारों के मीनिंग देखते हैं। हाइपोक्रेसी होता है ए सिचुएशन इन विच समवन प्रिटेंड्स टू बिलीव समथिंग दैट दे डू नॉट रियली बिलीव, यानी कि एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई ये दिखाए कि मेरा विश्वास ये है या मैं ये मानता हूँ, जबकि रियलिटी में वो ऐसा नहीं करता। पाखंड इसको बोला जाता है या दिखावा। ठीक है। नेक्स्ट, हिपोक्रेट्स, एन एंशिएंट ग्रीक साइंटिस्ट, एक कोई बहुत पुराने ग्रीक साइंटिस्ट हु स्टडीड एंड टॉट मेडिसिन। हिपोक्रेट्स एक्चुअल में एक व्यक्ति थे जिन्होंने साइंस या फिर जिन्होंने मेडिसिन के बारे में पढ़ा और लोगों को सिखाया। नेक्स्ट है हाइपरबली, ए वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग, यानी कि एक बोलने या फिर लिखने का तरीका दैट मेक समथिंग साउंड बेटर, जो कि किसी चीज़ को बेहतर बनाता है या फिर बेहतर दर्शाता है देन इट रियली इज़, जैसा कि वो वास्तव में है। यानी कि अगर वो 19 है तो उसको 20-22 कर देना हाइपरबली कहलाता है। हाइपर टेक्स्ट होता है ए वे ऑफ जॉइनिंग अ वर्ड टू अनदर पेज ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर किसी एक वर्ड को दूसरे पेज से जोड़ने का तरीका। तो आप खुद सोचिए, हाइपरबली इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक एग्जैजरेटेड होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला गया स्टेटमेंट, जिसको कि सीरियसली नहीं लेना है। ठीक है। तो चारों में से हाइपोक्रेसी, हिपोक्रेट्स, हाइपरबली या फिर हाइपरटेक्स्ट, तो हाइपरबली ही इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
टू कीप पोस्टपोनिंग डूइंग अ टास्क लेटर बिकॉज यू आर लेजी, उसके लिए क्या होगा? मल्टीटास्क, प्रोक्रास्टिनेट या डिलीजेंट या फिर लीव। चलिए पहले तो इसी का मीनिंग देख लेते हैं। किसी चीज़ को विलंबित करते रहना या फिर पोस्टपोन करते रहना क्योंकि तुम जो हो लेज़ी हो, आलसी हो, इसलिए किसी चीज़ को कल के लिए टालते रहना। तो उसको क्या बोलेंगे? पहले इन चारों के मीनिंग देख लेते हैं। मल्टीटास्क होता है डील विद मोर देन वन टास्क एट अ सेम टाइम, किसी एक ही समय पर एक से ज़्यादा टास्क करना मल्टीटास्क कहलाता है। प्रोक्रेस्टिनेट होता है टू कीप डिलेइंग समथिंग बिकॉज इट इज़ अनप्लेजेंट, तो किसी चीज़ को टालते रहना क्योंकि ये अप्रिय है। नेक्स्ट है डिलीजेंट, शोइंग केयर और एफर्ट इन योर वर्क और ड्यूटीज़, अपने काम या फिर कर्तव्यों में सावधानी या फिर परवाह और एफर्ट दिखाना, वो होता है डिलीजेंट। लीव होता है टू गो अवे फ्रॉम समथिंग और समबडी, किसी व्यक्ति या वस्तु से दूर जाने को लीव कहते हैं। आप खुद सोचिए, डिलेइंग और पोस्टपोन, यहाँ पर है पोस्टपोन और यहाँ पर है डिले, दोनों का मतलब होता है सेम। तो जो करेक्ट आंसर रहने वाला है इसका वो रहेगा प्रोक्रेस्टिनेट। नेक्स्ट देखते हैं, ए बैटल, एक लड़ाई, और ऐसा कुछ जिसमें हो या फिर जो जिसकी वजह से हो। इन्वॉल्विंग होता है जिसमें हो या फिर जिसकी वजह से, जो कारण बने किसका? मच ब्लड शेड, बहुत ज़्यादा खून खराबेगा, उसको क्या बोलेंगे? इनएफेबल, ऑटोक्रेसी, रेड टेपिज्म या फिर सैंग्विनरी। मीनिंग देख लेते हैं चारों के। इनएफेबल होता है टू ब्यूटीफुल टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स, यानी कि कोई इतना सुंदर है कि उसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है, तो उसको इनएफेबल बोला जाएगा। ऑटोक्रेसी होता है ए स्टेट ऑफ गवर्नमेंट इन विच वन पर्सन हैज़ कंप्लीट पावर, शासन की या सरकार की ऐसी अवस्था जिसमें एक ही व्यक्ति के पास में सारी पावर हो, उसको ऑटोक्रेसी बोला जाएगा। रेड टेपिज्म हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लाल फीताशाही होता है वो प्रक्रिया जिसमें किसी काम को करने में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर जो कर्मचारी हैं वो अड़ंगा लगाते रहते हैं, कोई नुक्ताचीनी करते रहते हैं, उस प्रक्रिया को रेड टेपिज्म बोला जाता है। सैंग्विनरी होता है एक्सट्रीमली वायलेंट, अत्यधिक हिंसात्मक, और इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ ब्लड और इंजरीज, तो यही आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। सो आज का सेशन केवल यहीं तक था। नेक्स्ट थर्ड पार्ट और बचता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको भी जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। इन द मीन टाइम आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और क्वेश्चन बॉक्स के नाम से ही टेलीग्राम पर वो चैनल है जहाँ पर मैं नियमित तौर पर MCQs पोस्ट करता रहता हूँ। सो वंस अगेन यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।